हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज मैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन पार्ट 2 के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी 50 का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। हिंदी 50 का इससे पहले इस चैनल पर हिंदी 50 के 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल से मैथिली 50 के 4 वीडियो, हिंदी 100 के 2 वीडियो, बीकॉम पार्ट 2 के छात्र छात्राओं के लिए सब्सिडरी मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, अगर आप पार्ट 2 के छात्र छात्रा हैं तो प्लीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो देख लें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आपको होने वाले आगे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स दिलाना। तो आप अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो सभी के सभी वीडियो को देख लें, क्योंकि इनमें वही क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है, इससे पहले हम जो 2 वीडियो हिंदी 50 से अपलोड किए हैं, एक था वो इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोड किया गया उसमें एक पहला वीडियो था संजीवनी का। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो संजीवनी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन उसमें शामिल किए गए हैं। दूसरा था पासानी। तो उन दोनों वीडियो में आपको उन दोनों चैप्टर से आगे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको आप देख सकते हैं। आज जो वीडियो है वो है व्यवहारिक हिंदी पर। तो व्यवहारिक हिंदी, अगर ये 3 वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं हिंदी में। एक वीडियो और अपलोड करूंगा, वो व्याकरण पोर्शन से होगा, और एक वीडियो एग्जाम से 1-2 रोज पहले उसमें 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को ही शामिल करेंगे जो आप देख कर जाएंगे और फटाफट अपने एग्जाम में आंसर मार के आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। बोली वह होता है जिसका कोई अपना स्क्रिप्ट नहीं होता है, जिसका कोई अपना लिपि नहीं होता है और किसी क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है, वो दूसरे जगह आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा भाषा जो एक लिमिटेड एरिया में बोला जाता है उसको हम बोली कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संक्षेपीकरण का अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया है भावार्थ, सार लेखन, सारांश, संक्षेपण। तो संक्षेपीकरण का अर्थ होता है सार लेखन, यानी कि आपको एक पाठ दे देगा, आप उसको पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद उसके अर्थ को आपको शॉर्ट करके लिखना होता है, यानी कि 1/3 में लिखना होता है। आपको अगर 99 या 100 वर्ड दे देगा, उसमें से आपको सभी बातों को सिर्फ 33 वर्ड में ही एडजस्ट करना होता है। इसे हम बोलते हैं संक्षेपीकरण। तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में किसी एक सूत्र, बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो हिंदी भाषा में किसी एक सूत्र, बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना पल्लवन कहलाता है। ऑप्शन ख इसका करेक्ट आंसर है। चौथा है प्रश्न, प्रारूपण का क्या अर्थ है? प्रारूपण का क्या अर्थ है? तो प्रारूपण का जो अर्थ होगा इसमें होगा ऑप्शन घ, किसी वक्तव्य को अंतिम शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने से पहले उसकी अस्थायी रूप रेखा। पांचवा प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग अधिकारियों द्वारा आपसी विचार विमर्श के लिए किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वो अधिकारी द्वारा आपस में विचार विमर्श करने के लिए किया जाता है। छठा प्रश्न है, जब कोई मंत्रालय अपने ही प्रभागों, अनुभागों एवं शाखाओं के साथ पत्र व्यवहार करता है तो ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है? जब कोई मंत्रालय अपने ही प्रभागों, अनुभागों एवं शाखाओं के साथ पत्र व्यवहार करता है तो ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञापन, ज्ञापन सौंपना। सातवां प्रश्न, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। व्याकरण
के पढ़ने के बाद हम इस योग्य हो जाते हैं कि हम शुद्ध शुद्ध पढ़ सकते हैं, शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं। तो व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना बतलाता है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरत है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, एक दो बार देखेंगे तो निश्चित रूप से याद ही हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में जो समझाने का होता है मैं समझा भी रहा हूं, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। 8वां प्रश्न है, भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में जाहिर सी बात है सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही होगा। 9वां प्रश्न है, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? तो मानव के मुख से जो ध्वनि निकलता है उसको हम भाषा कहते हैं। कोई भी आदमी बोलता है तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे हिंदी बोल रहा है कि मैथिली बोल रहा है कि अंग्रेजी बोल रहा है, और मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी भाषा है। तो हम बोल सकते हैं जो भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की जो प्राचीन भाषा है संस्कृत। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, तो सबसे पुराना जो भाषा है वो संस्कृत है और संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। 11वां प्रश्न, निम्न में से भाषा किसकी देन है? निम्न में से भाषा किसकी देन है? तो सभ्यता की देन है भाषा, सभ्यता की देन है भाषा। भाषा किसकी देन है? सभ्यता की। 12वां प्रश्न, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो एक भाषा दूसरी भाषा से शब्दावली लेती है। अब देखते हैं जो उर्दू का शब्द हिंदी में मिल जाता है, हिंदी का शब्द उर्दू में मिल जाता है, तो एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेता है? तो शब्दावली लेता है। 13वां प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी से तात्पर्य होता है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। मानक हिंदी से तात्पर्य होता है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। 14वां प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो बोली, पहला प्रश्न यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में हुआ है। भाषा 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो सर्वप्रथम भाषा का जो प्रयोग हुआ वो सांकेतिक ही था। 16वां प्रश्न, किसी भाषा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी है। 17वां प्रश्न, अवधि किस उपभाषा की बोली है? तो पूर्वी भाषा। अवधि पूर्वी भाषा की उपबोली है, उपभाषा है। 18वां प्रश्न, देव भाषा कौन सी भाषा है? तो देव भाषा संस्कृत की भाषा है। 19वां प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ? तो हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से हुआ है। 20वां प्रश्न, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है? क्या है प्रश्न? बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगधी। 21वां प्रश्न, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। 22वां प्रश्न है, भारत के बाहर हिंदी कौन से देशों में बोली जाती है? तो इसमें जितने भी ऑप्शन है वो सभी देश में भारत के अलावा हिंदी बोली जाती है। 23वां प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। 24वां प्रश्न दिया हुआ है, ब्रज भाषा का उद्भव हुआ? तो ब्रज भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। 25वां प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि जो होता है वो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को, हम कोई भी भाषा लिखते हैं तो उस भाषा को लिखने के लिए जो हम संकेत का प्रयोग करते हैं वही लिपि होता है। 26वां प्रश्न है, गुप्त सूचना देने के लिए किस पत्र का प्रयोग होता है? तो गुप्त सूचना देने के लिए कोई पत्र का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। 27वां प्रश्न है, जब
कोई पत्र प्रेषक को लौटाया जाए, जब कोई पत्र प्रेषक को लौटाया जाए अथवा दूसरे मंत्रालय को भेजा जाए ताकि उसका निपटाना हो सके तो उसे कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पृष्ठांकन। जब कोई पत्र प्रेषक को लौटाया जाए अथवा दूसरे मंत्रालय को भेजा जाए ताकि उसका निपटाना हो सके तो इसे हम बोलते हैं पृष्ठांकन। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एक दो बार देख लें। इससे क्या होगा तो एक एक क्वेश्चन आपको याद होगा। आपका एग्जाम बहुत ही निकट है, 4-5 रोज के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप वीडियो को देखकर एग्जाम में जाइए। मैं आंसर, आपका एग्जाम खत्म, मैं आपके लिए आंसर की लेकर आऊँगा और आप वहाँ आके हम अपना आंसर मिलाइए और बताइएगा जो आपको कितना स्कोर हुआ है, आपका कितना सही हुआ है। मैं वादा करता हूं जो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा अगर आप सभी के सभी वीडियो देखकर जाते हैं। 28वां प्रश्न है, राजपत्रित अधिकारियों की छुट्टी, पदोन्नति, त्यागपत्र, अधिकारों का सौंपना, नियमों एवं आदेशों की घोषणा जनसाधारण के समक्ष किस माध्यम से की जाती है? राजपत्रित अधिकारियों की छुट्टी, पदोन्नति, त्यागपत्र, अधिकारों का सौंपना, ये सब जो है अधिसूचना के जरिए की जाती है। उसका एक अधिसूचना निकाला जाता है तभी उनको छुट्टी मिलता है, या कोई पदोन्नति या कोई त्यागपत्र होता है। 29वां प्रश्न है, जब किसी पत्र को उसके मूल रूप में आगे किसी अधिकारी को भेजता हो तो कैसे भेजेंगे? जब किसी पत्र को उसके मूल रूप में आगे किसी अधिकारी को भेजता हो तो कैसे भेजेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिवेदन के साथ। जब किसी पत्र को उसके मूल रूप में आगे किसी अधिकारी को भेजता हो तो कैसे भेजेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिवेदन के साथ। 30वां प्रश्न, जो पत्र एक मंत्रालय अनेक मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों तक भेजता है उसे क्या कहते हैं? जो पत्र एक मंत्रालय अनेक मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को भेज उसे कहते हैं परिपत्र। 31वां प्रश्न है, वह पत्र जिसके द्वारा याद दिलाया जाता है कि अमुक पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है क्या कहलाता है? तो अनुस्मारक। अनुस्मारक मतलब स्मरण दिलाना, यानी कि कोई व्यक्ति को आपने कुछ लिख के उनसे कुछ डेटा मांगा, वो भूल गया किसी न किसी कारण से, तो आप उसको याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखेंगे ना उसको अनुस्मारक कहेंगे। 32वां प्रश्न है, मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अपने मित्र को लिखने के लिए आप कौन सा भाषा का प्रयोग करेंगे? आप लोग जानते ही होंगे। अपने मित्र को लिखने के लिए आप जैसे उन मित्र से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी भाषा में उसको लिख दीजिए। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारण बोलचाल की भाषा। 33वां प्रश्न है, संक्षेपण में उद्धृत अंश को लिखा जाता है तो संक्षिप्त करके ऑप्शन क इसका करेक्ट आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, प्रारूपण का अर्थ है? तो प्रारूपण का अर्थ होता है कार्यालयी प्रारूप। प्रारूपण का अर्थ होता है कार्यालयी प्रारूप। 35वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 36वां प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये सब क्वेश्चन आपको पता ही होगा, 5 सितंबर को मनाया जाता है। 37वां प्रश्न है, 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में है? तो 14 सितंबर का महत्व हिंदी दिवस के रूप में है। 38वां प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध है? प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध है रोजगार परक हिंदी से। प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध है रोजगार परक हिंदी से। 39वां प्रश्न है, इनमें से कौन जन संचार माध्यम नहीं है? तो मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, सभी के सभी मोबाइल फोन, टीवी, समाचार पत्र और रेडियो, तो इनमें से कौन जन संचार माध्यम नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोबाइल फोन ही। 40वां प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग इनमें से किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कविता। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग इनमें से किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कविता। ये 41वां प्रश्न है, कौन सा पत्राचार निर्वैयक्तिक वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा? कौन सा पत्राचार निर्वैयक्तिक वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा? इसका सही उत्तर होगा निमंत्रण पत्र। इसके अंतर्गत कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र आता है लेकिन निमंत्रण पत्र नहीं आता है। 42वां प्रश्न है, सरकारी कामकाज के लिए लिखे गए वे पत्र जो कि सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो अर्ध सरकारी पत्र। इस प्रश्न का उल्लेख ऊपर में भी किया गया है। 43वां प्रश्न, इनमें
से कौन सा कार्यालयीय पत्राचार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपादक के नाम पत्र। 44वां प्रश्न है, जब एक ही पत्र संबद्ध कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है उसे कहते हैं, तो इसे बोलते हैं ज्ञापन, परिपत्र। यह भी प्रश्न ऊपर में बताया गया। 45वां प्रश्न, इनमें से कौन सा पत्र अनौपचारिक होता है? तो इसमें से जो अनौपचारिक होगा वो होगा अर्धशासकीय पत्र। 46वां प्रश्न है, किसी कर्मचारी के स्थानांतरण की सूचना देने के लिए प्रयुक्त कार्यालयीय पत्र का नाम है? तो अर्धशासकीय पत्र। 47वां प्रश्न है, सरकारी विज्ञप्तियों, अध्यादेश, अधिनियम आदि को अधिसूचित करने वाला पत्र कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा अधिसूचना। 48वां प्रश्न है, किस में संबोधन और स्वनिर्देश का उल्लेख नहीं होता है? तो प्रेस विज्ञप्ति। किसमें संबोधन और स्वनिर्देश का उल्लेख नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेस विज्ञप्ति। 49वां प्रश्न, इनमें से कौन सा गुण संपादक के नाम लिखे गए पत्रों में नहीं होता? तो इनमें से कौन सा गुण संपादक के नाम लिखे गए पत्रों में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रमबद्धता। 50वां प्रश्न है, संपादक के नाम लिखे गए पत्रों का उद्देश्य होता है? तो किसी समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना सही है, कोई शिकायत करना है, किसी जरूरत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी संपादक के नाम लिखे गए पत्रों का उद्देश्य होता है। 51वां प्रश्न, संक्षिप्त किए गए अवतरण का आकार मूल अवतरण का कौन सा भाग होता है? तो ये भी ऊपर में बता चुके हैं, 1/3 ऑप्शन। और 52वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता संक्षेपीकरण की है? संतुलित आकार, सुबोधता, सुसंबद्धता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं, जिसका आंसर उपर्युक्त सभी होगा तो 99% वो उसका आंसर उपर्युक्त सभी ही होता है। अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप उपर्युक्त सभी दे सकते हैं। 53वां प्रश्न, किसी पत्र का मसौदा तैयार करना कहलाता है? तो किसी पत्र का मसौदा तैयार करना प्रारूपण कहलाता है। 54वां प्रश्न, संलग्नक का अभिप्राय। संलग्नक का अभिप्राय होता है जो आप लिख रहे हैं, जो आप भेज रहे हैं, उसके साथ साथ उसके साक्ष्य में आप क्या क्या दे रहे हैं। पत्र के साथ संलग्न कागज। तो इसका सही उत्तर होगा और पत्र के साथ संलग्न कागज। जो भी आप पत्र लिख रहे हैं तो उसके साथ जो आप नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये अनुलग्नक होता है। तो 55वां प्रश्न, प्रारूप में सबसे ऊपर बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो प्रारूप में सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र संख्या लिखा जाता है। 56वां प्रश्न, किसी पत्र पर लिपिकों अधिकारियों की अभियुक्तियां कहलाती है? किसी पत्र पर लिपिकों अधिकारियों की अभियुक्तियां टिप्पणियां कहलाती है। 57वां प्रश्न, टिप्पणी लेखन में लिपिक का हस्ताक्षर करता है? टिप्पणी लेखन में लिपिक दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। तो ये था आज के व्यवहारिक हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद आप इस योग्य हो जाएंगे कि आपको हिंदी में 50 में 50 मार्क मिलेगा। तो वीडियो को 1-2 बार देख लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।